आपके पास आ रहा हूं मैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो देखिए, जिस तरह की सियासत हो रही है इस दौर में, उसमें कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल तो सेट हुआ है। और ये बयानों की बात है। आप देखिए, एक हेट स्पीच एक अलग मसला है, बड़ा मसला है। दूसरा, चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था, आप कुछ भी अनर्गल आरोप उस पर लगा दें और उसका चुनावी लाभ, आप जब चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानों की आड़ लेते हैं, क्योंकि वो आपका एक राजनीतिक फेलियर है, उसको नहीं मानते, लेकिन इस तरह के बयानों की आड़ लेते हैं। लेकिन मतलब दोनों ही बात बयानों से जुड़ी हुई हैं, दोनों मसले। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जरूर राजनेताओं के लिए, आज की राजनीति के लिए सेट जरूर हुआ है। भविष्य जी, मैं आपको हमेशा से बात कहता हूँ कि राजनेताओं को अपनी जबान को नियंत्रित रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखते हैं। जब भी उन्होंने माइक देखा, जब भी पब्लिक देखी, तो वो पावरलेस में भी आ जाते हैं। कोई आजम खान इकलौते नेता नहीं है, लेकिन मैं कल ही आपके चैनल में बात कह रहा था कि वो युग पुरुष बन गए हैं, व्यंग्यात्मक रूप में मानिए। उत्तर प्रदेश के पहले नेता है जिन्हें हेट स्पीच में 3 साल की सजा मिली है। शायद ये एक शुरुआत तो है, अब किसी न किसी व्यक्ति से शुरुआत होगी, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, वो उसको कहने का मौका मिल जाता है कि इससे खराब स्पीचेस की। देखिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ है। आजम खान के खिलाफ तो ऑर्गेनाइज तरीके से शिकायत की गई थी, बीजेपी के एक नेता ने शिकायत की थी, और उसमें न्यायालय के संज्ञान में वो मैटर आया और उसमें एक निर्णय आ गया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसी तरह का बयान देते हैं, जैसे कि अगर नहीं वाकई है, यूसुफ जी जैसा बताया, बहुत सारे बयान है आपके संज्ञान में भी होंगे, उनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति न्यायालय जाता है, तो मैं निश्चित कर सकता हूं कि उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। देखिए भविष्य जी, आप ध्यान रखिए, भारत देश एक संविधान से चलता है। संविधान की एक प्रस्तावना है, प्रेम्बल, वो कहता है देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने कसम खाई है। क्या कसम खाई है? कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाएंगे, बचाएंगे, बंधुता को बेहतर बनाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति, अब हम लोग तो अकेले अकेले लड़ नहीं सकते इतने बड़े नेताओं से, तो अगर ये देश की फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को नष्ट करेंगे, तो न्यायालय आम भारतीयों की तरफ से इन लोगों की कार्रवाइयों को दंडित करेगा और ये मना करेगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि हेट स्पीच में आप तुरंत कार्रवाई करिए। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खंडित करने का अधिकार ना आजम खान के पास है और ना किसी रामलाल के पास है। मैं किसी डिसीडेंट का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ऊपर गड़बड़ हो जाएगा और न्यायालय में दंडित हो जाएगा, तो मैं उसका भी नाम ले लूंगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खंडित नहीं कर सकता, चाहे वो एक्स-सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे भूतपूर्व राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। वो है तो भारत का ही नागरिक, तो भारत की गरिमा से खेलने का अधिकार किसी को। बिल्कुल ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास और मैं इसके राजनीति पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ। समाजवादी पार्टी में आजम खान की जो सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका थी, वो अब खत्म हो चुकी है। जी ठीक है। आलोक पांडे जी, दो पहलू हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति और समाजवादी पार्टी की राजनीति, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये कहना है अंसारी साहब का, और अमूमन यही बात मिश्रा साहब भी कह रहे हैं। लेकिन आपके नजरिए से मैं अगर दोनों पहलू को अलग अलग करके देखूं, आइसोलेटेड कर देखूं कि अखिलेश यादव और एक तरफ समाजवादी पार्टी, जो एक पारंपरिक उनकी राजनीति रही है, तो कितना इसका असर पड़ेगा? जी देखिए भविष्य सागी जी, मैं कहता हूँ कि आजम खान के जाने से अखिलेश जी का कांटेक्ट छूटा। मुलायम सिंह के समय के ये सब पुराने लोग हैं, रिजेक्टेड। अखिलेश यादव जी के आजम खान के जाने से कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप मान के चलिए। जी, तो और ज्यादा आजादी से काम कर पाएंगे। बोला ओल्ड इज नॉट गोल्ड, पॉलिटिक्स में ओल्ड इज नॉट गोल्ड। आज के समय में भी ये फैशन चल रहा है, कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ों को ढोना नहीं चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो चलन चलाया है, वो फिर समाजवादी पार्टी तक भी आ रही है। तो आजम खान जी, जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने कहा कि आजम खान जी रामपुर के नेता है, मैं उससे 200% सहमत हूँ। वो मुसलमानों के नेता नहीं है। हाँ, ये सच है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा मत सपा को उत्तर प्रदेश में इसी चुनाव में मिले 91%, मोहम्मद जिन्ना के बाद। तो जो मुस्लिम मत है वो सिर्फ हिंदुत्व विरोधी मत के आधार पर पड़ा है भारत में पिछले 75 सालों में मैक्सिमम टाइम। मुसलमानों ने उनको मत दिया जो हिंदुत्व वाली विचारधारा का विरोध करे। टेक्निकल जो वोटिंग हुई है, मुसलमानों ने कहा कि आप हमारी जो चीजें हैं उनको आप मानते रहिए, हिंदुत्व का को हराते रहिए और हम आपको मत देते रहेंगे, हमें सत्ता में रहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। जी ठीक है। अंसारी साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जी सर। जी, मैं आलोक जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि साहब आजादी के बाद मुसलमानों ने उन पार्टियों को वोट दिया जो हिंदुत्व को हराते रहे। आजादी के बाद तो हिंदुत्व का मुद्दा इस देश में नहीं था।
हिंदुत्व का मुद्दा तो बीजेपी के अयोध्या का मसला 1990 में जो अयोध्या का मसला बीजेपी ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया कि अयोध्या में हम मंदिर बनाएंगे बाबरी मस्जिद की जगह, उसके बाद ये सांप्रदायिकता आई है। उससे पहले याद कीजिए 1989 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी का जनता दल के साथ गठबंधन था और बीजेपी के टिकट पर पहली बार एक मुस्लिम सांसद मध्य प्रदेश के बैतूल से जीत करके आए थे। तो क्या वो बगैर मुसलमानों को वोट के जीत कर आए थे? ये सांप्रदायिकता की राजनीति उसके बाद शुरू हुई है। उसके बाद जब मुसलमानों के खिलाफ नारे लगने लगे और ये तरह तरह के नफरती बयान आने लगे, उसके बाद मुसलमानों को ये स्टैंड आया कि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। ठीक है पांडे साहब, मैं ये कहता हूं कि हिंदुत्व को मुद्दा तो 1947 में था, देशी धर्म के आधार पर बटा था। तो आप कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति की हिंदुत्व को मुद्दा था नहीं? आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन नहीं करने जा रहे थे ना, इसीलिए कि मुसलमान नाराज हो जाएगा। हाँ, इसमें जो खुले शब्दों से प्रयोग हुआ वो जो अंसारी साहब कह रहे तब से हुआ, लेकिन हिंदुत्व को मुद्दा 1947 में भी जिंदा था। इसीलिए दो कौमों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। तो इसलिए ये चीजें हैं कि सारी पार्टियां मुसलमानों के फेवर में बात इसीलिए करती थी कि मुस्लिम वोट बैंक उनको थोक के रूप में मिले, हिंदू वोट बैंक बाद में बना जी। हाँ, तो वही बात तो अनुपम मिश्रा साहब भी कह रहे थे कि देखिए मुस्लिम समुदाय का रिप्रेजेंटेशन या उनका नेता कोई नहीं था, बस अपनी अपनी दुकानें जो हैं वो चल रही थी। राजनीति का करिश्मा कहा अनुपम मिश्रा साहब ने आजम खान पे। नहीं, इसमें मैं टोकूंगा, ये केवल सेकुलरिज्म बढ़ाने के लिए मुसलमानों ने भाइयों ने नहीं किया था जी। ये कि उनकी बात को मानते रहे, वो दबाव की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने किया कि नेता आप बने रहो, काम हमारा करो आप जी। ये था, इसमें कोई वो सेकुलरिज्म नहीं था जी। ठीक है, अनुपम मिश्रा साहब आपका एक रिएक्शन, इस पर आपका एक रिएक्शन, उसके बाद मैं अखिलेश यादव पर आ रहा हूं। ठीक है सर, मिश्रा साहब। देखिए, मैंने यूसुफ भाई को भी सुना और डॉक्टर साहब को भी सुना। मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है कि मुसलमानों ने किसी सेकुलर एजेंडे के तहत कांग्रेस को सपोर्ट किया। कांग्रेस के अलावा वहां था ही कौन, और कोई सेकुलर एजेंडा सच नहीं था। वो तो उन्होंने जो पार्टी उनको अपीस कर सकती थी, जिस पार्टी को उन्होंने गांधी जी की पार्टी समझा, जिस पार्टी को उन्होंने जहां से खड़े होकर गांधी जी इस तरह की बातें करते रहे, तो मुसलमानों को कोई सेकुलर एजेंडा तो वो भी पार्टीशन के बाद, जो पार्टीशन ही कम्युनल लाइंस पे हुआ, उसके बाद मुसलमान सेकुलर एक हसरत मोहानी एक शायर हुए हैं जी। और चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो उन्होंने बड़ा एक फेमस स्लोगन भी दिया है हम लोग को भविष्य, जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। तो उन्हें उनका एक बड़ा फेमस कोट है, उन्होंने कहा अ मुस्लिम कैन बी अ कम्युनलिस्ट और अ कम्युनिस्ट बट ही कैन नेवर बी अ नेशनलिस्ट। उन्होंने कहा वो एक वामपंथी हो सकता है या सांप्रदायिक हो सकता है, पर वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उम्मा पे यकीन है, मुस्लिम उम्मत पे यकीन है। तो कोई सेकुलर एजेंडे के तहत मुसलमानों ने डेफिनेटली, जैसा मैं कह रहा था, उन्होंने अपना कोई मुस्लिम कायद जिन्ना के बाद पैदा नहीं किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लीडर्स को, इन तमाम लोगों को अपना कायद माना, पर उसका एक कारण था, क्योंकि इन लोगों के पास मुसलमानों के अलावा भी वोट्स थे, और ये लोग कांग्रेस की एक लेगेसी लेके चल रहे थे, और ये अपीजमेंट की, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे। इनको जो वोट मिल रहा था किसी सेकुलर एजेंडे के तहत नहीं मिल रहा था, ये तो शायद कोई भी नहीं मानेगा। चलिए ठीक है सर। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। नहीं, मैंने सोचा मेरा नंबर न चला जाए तो मैं हाथ उठा दूं। मैं अंसारी जी की बात पे नहीं करना चाहता, हमने जाते जाते मैं भी कुछ कही दूं, तैयारी की है। तो मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी की बयान को देखिए, आज मैंने बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा 40,000 वोट एवरी, मतलब 403 विधानसभाओं में 20-30 हजार वोट यादवों के और मुसलमानों के उनके कटे। 40,000 वोट कटे हो तो उनको 403 से गुणा करिए, 1,60,63,00,000 के ऊपर वोट होते हैं। पूरी भारत में नहीं, पूरी धरती में त्राईमाम हो जाता सेकुलरिज्म के सूरमा, पूरी धरती में। तो इसलिए अखिलेश यादव जी का बयान ये है ना कि अपने वोटर को संतुष्ट करने के लिए हवा में फेंक दिया कुछ भी, कि बोला ठीक है, इलेक्शन कमीशन को जो आपने शुरुआत की थी कि गाय दूध भी नहीं देती है, सींग भी मारती है, इस बार इलेक्शन कमीशन ने सींग मारा, बोला जो होता है हमारा दूध दूध लेता है, केवल उसका थप्पड़ मारता है। इलेक्शन कमीशन, आप देखिए, सब लोग कहते हैं इस देश में कि हम संविधान की कसम खाते हैं, संविधान से चलेंगे। त्यागी जी, मैं कहता हूँ लोगों के शरीर में खून बहता होगा, मेरे शरीर में तो संविधान बहता है, मैं संविधान को जीता हूं। इनमें से कोई व्यक्ति जल्दी जो रात का राजनेता है वो संविधान का ये तो एबीसीडी जानता नहीं है, और जानता है तो फिर मानता नहीं है। संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अगर आप संविधान को प्रेम करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर बगैर किसी ऑथेंटिक चीज के आप प्रश्न नहीं लगा सकते हैं। 40,000 वोट विधानसभा में आपका चोरी हो गया और आपको 7.5 महीने बाद पता चला। जी, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सूझबूझ जो अखिलेश यादव की है उस पर भी एक बड़ा सवाल ये है, और आगे अब वक्त में देखना होगा किस तरह से वो जवाब देंगे, क्या कुछ समीकरण बनेंगे। मिश्रा साहब जल्दी से वक्त